बॉलीवुड ने हमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। हमने इनसाइडर्स को इतनी तवज्जो दे दी है कि अभी कोई किसी का लड़का या लड़की अभी आया भी नहीं है। यहाँ पे वर्शिप है, हीरो वर्शिप का एक ट्रेंड है। हम बहुत भ्रमित जीवन में जी रहे हैं कि बॉलीवुड में सब कुछ अच्छा ही है। आई विल बी वेरी स्ट्रेट टू द पॉइंट, इट इज वेरी गुड फॉर मे बी द टॉप 5 to 10%. इट इज वेरी गुड। और दिखाया है हमको अपना वो वर्जन जहां सब कुछ चमकता है। डिजाइनर कपड़े, $1 million स्माइल्स, ऑपुलेंस जो तुम्हें अपने खुद के स्ट्रगल पहले तो भुला दे और फिर डबल इंटेंसिटी से याद दिलाए। लेकिन बॉलीवुड की रील और रियल लाइफ में डिफरेंस इतना ज्यादा है कि मैं बस उसे एक बड़ा धोखा नहीं कहूंगा, इट्स डिस्टर्बिंग। क्योंकि फ्लैशेस और फिल्म फेयर के पीछे छुपी है एक इंडस्ट्री विच इज फ्यूल्ड बाय शैडोज ऑफ क्राइम, ड्रग्स, मैनिपुलेशन एंड साइलेंस। बॉलीवुड ड्रग नेक्सस, सर ये कितना डीप है? हाई एंड में ये ज्यादा चलता है बेसिकली। एंड इसीलिए इस वीडियो में हम बॉलीवुड के ग्लैमर को एक्सप्लोर करेंगे एक बहुत नए यूनिक एंगल से। तुम्हें वो सारा गॉसिप तो मिलेगा जो तुम इस वीडियो में देखने आए हो, बट यू वुड आल्सो गेट अ डीप साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। हमें लगता है कि स्टार बनने का डायरेक्ट कोरिलेशन है कि आप एक्टिंग कितनी अच्छी करते हो, आपके इंडस्ट्री में कितने कनेक्शंस हैं। बट बॉलीवुड में ग्लैमर में सरवाइव करना, स्टार बनना सिर्फ इन चीजों को खेल नहीं है। इट इज अ मशीनरी ऑफ सर्वाइवल, सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड कभी कभी तो कंप्लीट सरेंडर। एंड इसीलिए मैं तुम्हें समझाऊंगा बॉलीवुड की रियलिटी की कैसे वो स्टार्स को, बॉलीवुड के एक्टर्स को अपने ट्रैप में डालता है, जिससे निकलना बाहर से बहुत आसान लगता है पर होता नामुमकिन है। एंड ये हम 4 पार्ट में सीक्वेंशियली समझेंगे कि कैसे बॉलीवुड जो ग्लैमरस दिखता है उस ग्लैमर के पीछे की सच्चाई कितनी डार्क है। बॉलीवुड जितना चमकता हुआ दिखता है एग्जैक्टली वहाँ चल के रहा है, वहाँ पे इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही है, पैसा जा कहाँ रहा है, और बहुत सारे एक्टर्स के कनेक्शन भी बहुत बड़े बड़े लोगों से, बाहर के लोगों से देखे गए हैं। कि आपको लगता है मेरे स्टार्स क्या जगह में रहते हैं, क्या इंडस्ट्री होगी, क्या है, मुश्किल है, वो तो सबको पता है। बट इतनी डार्क है कि लोगों की लाइफ वाइफ चले, सुशांत सिंह राजपूत नहीं हैंडल कर पाए। कैसे कास्टिंग काउच, You know, you have to sleep with the producer. कॉस्मेटिक सर्जरीज, ड्रग्स एक ओपन सीक्रेट बन गए। कैसे इस इंडस्ट्री में काम करने वाले पीआर फर्म्स तुम्हारा नैरेटिव, इनके प्यार, ब्रेकअप्स, लड़ाइयां, सब कुछ पहले से प्रिपेयर करके तुम्हारे दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं। और कैसे आखिर में आकर इस सिस्टम का जो भी पार्ट बनता है, जो सक्सेसफुल भी होता है, वो अंत में अपनी आइडेंटिटी कैसे खो देता है। और शुरुआत करेंगे हम ये समझ के कि बॉलीवुड के ग्लैमर की इल्यूजन और रियलिटी में कितना फर्क है। ये बात सबको पता है कि फेम का अपना एक अलग नशा होता है। एंड बॉलीवुड या सिनेमा के स्टार्स बहुत से इंडियन के लिए इज द क्लोजेस्ट थिंग टू समवन बीइंग अ गॉड। सालों से ना जाने कितने लोग जेब में 500 रुपए लेके ट्रेन में बैठ के मुंबई जा रहे हैं एक्टर बनने। मतलब मैं बहुत ही नाइव था जब मैं आया था। ट्रेन में आया, बैग वैग लेके, अपना बस्ता वस्ता टांग के, सपने दिमाग में ले। क्योंकि एक सरफेस लेवल पे ये सही भी लगता है, बॉलीवुड का ड्रीम लिबरेशन से कम नहीं है। बट क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये वैलिडेशन जितना अच्छा हमें दूर से लगता है, रियलिटी में इन्हीं स्टार्स को अंदर से खा जाता है। देखो, सेलिब्रिटी लाइफ इज अ स्टडी इन एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम ब्यूटी, एक्सट्रीम फेम, एक्सट्रीम लोनलीनेस। There have been phases I've been very lonely also, you know, like me and my dog were the only people, like were the only things in my house. एक मिनट तुम वोग के कवर पर होते हो, अगले मिनट मीडिया तुम्हें बॉयकॉट कर रही होती है। लेट्स से तुम बॉलीवुड में जाके फेमस बनना चाहते हो। तुम्हारे पास एक ही तरीका है, अपनी ऑडिशन रील लेके स्टूडियो के चक्कर काटो, उम्मीद करो, ऑडिशंस दो कि तुम्हें कोई रोल मिले। वहाँ से आया हूँ मैं। कहाँ से? पनवेल से आए हो, रात को यहीं पे सोए थे। अभी भी एक्टर की कमी है। और दूसरी तरफ है इंडस्ट्री के ही लोग जिन्हें हम नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स बुलाते हैं, जिनकी अपॉर्चुनिटीज मिलने की तादाद खत्म ही नहीं होती। एंड यहाँ पे शुरू होता है बॉलीवुड का एज ओल्ड डिबेट ऑफ आउटसाइडर्स वर्सेस नेपोटिज्म। हम जैसे लोग जो बाहर से आए, उनका परिवार या उनके माँ बाप एक ही चीज है, वो है उनकी काबिलियत। और तुम्हें लगता होगा कि तुम्हें इस डिबेट के बारे में सब कुछ पता है, बट लेट मी सरप्राइज यू। जब हम आउटसाइडर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में नाम आता है शाहरुख खान का, जिसको लोग बुलाते हैं किंग खान ऑफ बॉलीवुड। बट हमेशा से ऐसा नहीं था, उनकी इंडस्ट्री में जीरो टाइज। एंड व्हेन ही इनिशियली हैड टू पिक अप विलेन वाले रोल्स जैसे डर और अंजाम में जो बाकी एक्टर्स रिजेक्ट कर रहे थे, तो उनको अगली कहा गया। A very dear director friend of mine sat me down and told me
I was extremely ugly. Although इंडस्ट्री ने उन्हें इवेंचुअली किंग खान बनाया, बट शाहरुख खान एक एनामली है। नॉर्मली अगर बॉलीवुड में आप आउटसाइडर हो तो आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है, कोई सरनेम नहीं है, आपको अपना नाम खुद बनाना पड़ता है, कई बार तो खून से। जैसे मनोज वाजपेयी को 4 बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने रिजेक्ट किया था। Sir, you were rejected by NSD for 4 times. So how did you overcome that failure? You know, it affected me first time. उसके बाद आदत हो गई। फिर भी वो थके नहीं और आखिर में जब एक्टिंग करने का मौका मिला तो रोल्स बहुत छोटे थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास ना लुक्स थे ना नेटवर्किंग, उनके पास था हंगर। एक वक्त था जब वो मुन्ना भाई MBBS जैसी मूवीज में बहुत ही छोटे छोटे रोल्स करते थे, जिसके लिए उन्हें उस समय क्रेडिट भी नहीं मिलता था। जयदीप अलावत ने 2012 में गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी कल्ट फिल्म करी, पर उसके बाद भी 8 सालों तक, जब तक पताल लोक उनके हिस्से में नहीं आया, उनको कोई बड़ा रोल नहीं मिला। विक्रांत मस्सी को टीवी एक्टर बोला गया, उन्हें अपने रोल्स में जान डाल दी, पर तब तक किसी को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके पीछे कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं था। राधिका आप्टे को तो सालों से इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी कमर्शियल इनफ नहीं समझा जाता। एंड ये तो वो नाम है जो तुम्हें पता है, इनके अलावा ना जाने कितने एक्टर्स हैं जो सिर्फ रिजेक्शन झेलते हैं। जब तक वो अपने बलबूते पर स्ट्रगल करके बिना किसी रिडेम्पशन के कोई हिट ना दे, तब तक वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा है। और जब तुम हिट बन गए तो तुम एक सरप्राइज पैकेज हो। उनका स्ट्रगल कई महीनों में एक लॉन्ग टर्म अनपेड इंटर्नशिप जैसा होता है। ऑफर कब आएगा कोई नहीं जानता। आयुष्मान खुराना ने अपनी डेब्यू फिल्म विक्की डोनर 27 साल की उम्र में, इन हिज ओन वर्ड्स, अगर वो आउटसाइडर नहीं होते तो उनका डेब्यू बहुत पहले हो चुका होता। सो इवन इफ यू अज्यूम कि आयुष्मान खुराना जैसे एक्टर्स की सक्सेस को नेपोटिज्म ने रूइन नहीं किया, उसको डिले तो जरूर किया। एंड ये कहानी सबको पता है, एंड इसीलिए लोग स्टार किड्स को ब्लेम करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि स्टार किड्स तो हमेशा फ्रंट डोर से एंट्री लेते हैं इंडस्ट्री में, उनके पास एक्सेस होता है ग्रूमिंग के लिए, PR होता है जो रेडी टू रोल है। बट डज दैट मीन कि उनकी जर्नी आउटसाइडर से ज्यादा आसान है? कुछ स्टार किड्स के एग्जांपल लेते हैं उस पर्सपेक्टिव से जो तुमने नहीं सोचा। टेक जानवी कपूर फॉर एग्जांपल। श्रीदेवी और बनी कपूर की बेटी है, तो नेचुरली एक इनहेरिटेड लेगेसी वाज हैंडेड टू हर। बट जितने प्रोज होते हैं उतना ही प्रेशर भी होता है। प्रेशर लग्जरी का नहीं, प्रेशर ये कि हम एज एन ऑडियंस, प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्री इन स्टार किड्स को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे जानवी कपूर को नॉट वेरी लॉन्ग आफ्टर हर मदर्स पासिंग पूछा जाता है कि अगर श्रीदेवी की बायोपिक बनेगी तो क्या आप उनका रोल प्ले करेंगी? बट श्रीदेवी जी की कभी भी बायोपिक आती है इन फ्यूचर, so are you okay to do that? And I want you to pause for a second and think कि एक इंसान जिसने अभी अभी अपनी माँ को खोया है, उसको एक जर्नलिस्ट एक कमोडिटी समझकर एक हेडलाइन के लिए ऐसा बेहुदा सवाल पूछता है। इसके अलावा उनकी हर एक परफॉर्मेंस को अगर क्रिटिसाइज करा जाता है, स्क्रूटिनाइज करा जाता है क्योंकि वो श्रीदेवी की बेटी है, तो इट इज जस्ट एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स लाइक जानवी कपूर हु आर ट्राइंग टू लिव अप टू अ मिथ। टेक इब्राहिम अली खान एज एन एग्जांपल। जब वो एक्टर नहीं थे, उनको प्रेज करा जाता था अपनी कूल बॉय पर्सोना के लिए, बैंटर्स विद द पैप्स, and the moment he debuted and became an actor, उनको रोस्ट किया गया on Reddit, Instagram just for existing। and ऐसे बहुत सारे नेपो किड्स हैं जैसे अनन्या पांडे, जिन्होंने आज से 5 साल पहले एक्टर्स राउंड टेबल पर My dad has never been in a धर्मा फिल्म बोला था। My dad has never been in a धर्मा फिल्म। एंड अगले 5 सालों तक वो ट्रोल्स का टारगेट बनी रही क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करने की एक गलती करी। एंड द रीजन वी डोंट केयर अबाउट दी स्टार किड्स एज मच वी केयर अबाउट आउटसाइडर्स इज बिकॉज हम आउटसाइडर्स में अपनी झलक तो देखते हैं, बट इवेंचुअली इन एन इंडस्ट्री दैट थ्राइव्स ऑन ग्लैमर, उनकी खुद की आइडेंटिटी डिपेंड करती है कि उनकी जनता उन्हें कैसे परसीव करती है। चलो नेपोटिज्म से, इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट से तो हम फिर भी वाकिफ, एंड ये फिर भी एक पब्लिक परसेप्शन वाला आर्गुमेंट था। बट बॉलीवुड की डार्कनेस कोई नई नहीं है, ये 80s 90s से चली आ रही है, जब बॉलीवुड के कनेक्शंस थे अंडरवर्ल्ड से। तो एयरपोर्ट पे मुझे किसी ने एक फोन थमा दिया, कहा कि भाई आपसे बात करेंगे। मैंने ना समझते समझा कोई फैन होगा, बात की तो दाऊद साहब का फोन था, उन्होंने मुझे फोन किया। एंड मोस्ट पीपल भूल चुके हैं इस शैडोई पास्ट को, बट लेट मी रिमाइंड यू कि ये एक्चुअली कितना डरावना था। 1990s तक बॉलीवुड कोई प्रॉपर इंडस्ट्री नहीं थी, कोई प्रॉपर स्टूडियो सिस्टम नहीं था, बैंक्स फिल्म फाइनेंस करने से मना कर देते थे। The government does not recognize the film as an industry. So from where will they get the money? The banks refuse to give them a loan. Even the most successful studios जिनको हम आज जानते हैं जैसे YRF, महबूब स्टूडियोज और RK फिल्म्स, वन फिल्म एट अ टाइम करते थे, और अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो कई बार ऐसी नौबत आती थी कि स्टूडियो बंद होने वाला था। अब YRF ने तो कुछ अच्छी फिल्में करके अपने आप को रिवाइव कर लिया, बट बाकी बहुत से स्टूडियोज थे जो इस बैंकरप्सी की वजह से बंद हो गए। एंड इसीलिए प्रोड्यूसर्स कई बार पैसे बोरो करते थे जहां से उनको मिल जाते। एंड एक वाइल्ड गेस करो कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास था? फेक
देखने को, द मुंबई अंडरवर्ल्ड। वैसे तो अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड की कहानी खुद इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया जा सकता है, बट अगर सिंप्लीफाइड तरीके से समझाऊं तो अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स अपना ब्लैक मनी बहुत कन्वीनियंटली फिल्म प्रोड्यूस करके व्हाइट में कन्वर्ट कर देते थे और बॉलीवुड मानो एक अनऑफिशियल मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम बन गया। फॉर एग्जांपल 80s और 90s में दाऊद इब्राहिम और उनकी डी कंपनी सिर्फ फाइनेंसर्स नहीं थे, वो फुली इन्फ्लुएंस करते थे कि फिल्मों में कास्ट कौन होगा। मंदाकिनी, जिन्हें राम तेरी गंगा मैली से फेम मिली, allegedly was pushed to stardom अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस की वजह से। उनकी और दाऊद की रूमर रिलेशनशिप became tabloid gold after the blast in 93। एंड ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ना जाने ऐसे कितने और केसेस में तुम्हारे सामने लग सकता हूं, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट अंडरवर्ल्ड के इस इन्फ्लुएंस से ना बॉलीवुड में एक डायकोटोमी क्रिएट हो गई। प्रोड्यूसर्स अंडरवर्ल्ड से पैसा लेने से, मना करने से डरते थे क्योंकि दैट मेंट थ्रेट्स एंड एक्सटॉर्शन। तो एक प्रेशर जरूर था कि कई एक्टर्स के पास फोन आते थे कि ये फिल्म करनी पड़ेगी, अगर एक्टर नहीं करना चाहता था तो उनके ऊपर प्रेशर डाले जाते थे। ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है। और जो स्टार्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेट करते थे उनको मिलता था अपने करियर में बूस्ट। लेजेंडरी एक्टर्स जैसे दिलीप कुमार, ऋषि कपूर, फिरोज खान, अनिल कपूर, ये सब तो दाऊद इब्राहिम की दुबई पार्टीज में बहुत ओपनली दिखे। बट क्या होता था अगर कोई इन्हें मना करता था? 1997 में गुलशन कुमार, टी सीरीज के फाउंडर, ने जब एक्सटॉर्शन के पैसे देने से मना कर दिया तो ही वाज शॉट डेड। 12 अगस्त 1997 गुलशन कुमार जो है उनकी हत्या होती है। इस मर्डर ने बॉलीवुड को नहीं पूरे देश को शॉक कर दिया, बिकॉज गुलशन कुमार वाज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द इंडियन मिडिल क्लास ड्रीम। एक जूस सेलर से एक म्यूजिक एम्पायर बिल्ड करने के सफर ने बहुत क्लियरली दिखा दिया था कि इन बॉलीवुड सक्सेस कम्स एट अ प्राइस। सिमिलरली जब राकेश रोशन ने कहो ना प्यार है के ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को अंडरवर्ल्ड के साथ शेयर करने से मना कर दिया तो उनके ऊपर भी अटैक हुआ। एंड just in the first week this happened. You know, they knew that my father's hit big time, you know, successful, money's gonna come in, so they wanted money, didn't pay, they shot him. They shot him and he lived? Point blank, yeah. और इनफेमस संजय दत्त का TADA केस जहां उनके घर से हैंड ग्रेनेड्स और राइफल्स मिले, ये सब सुनने में लग रहा होगा कि किसी मसाला मूवी का प्लॉट है और संजू मूवी का तो एक्चुअल प्लॉट था। बट दिस वाज जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस ऑफ दिस रियलिटी ऑफ बॉलीवुड। SRK को भी अंडरवर्ल्ड के कई थ्रेट्स के कॉल आए। Somebody says you actually have to do this film? Yeah, they would set up a system and they would say you do it. Now, I may not have succumbed to it, but then they shoot you. So sometimes it's nicer to do a film. You mean somebody seriously calls you and says you have to be in one of my films, or I blow your head off? Yeah. But he refused to surrender and said, गोली मारनी है तो मार लो, पर मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। Similarly, प्रीति जिंटा को भी एक्सटॉर्शन के कॉल आए थे ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ चोरी चोरी छुपके छुपके, जहां रजाक ने 50 लाख की डिमांड की थी और डराया धमकाया था, लेकिन प्रीति जिंटा ने स्टैंड लिया, कोर्ट में आके टेस्टिफाई भी करा। You are one of the very few actors who stood her ground against the Mumbai underworld at that time, and I know it was tough times. Gulshan Kumar was assassinated in 1997. Rakesh Roshan was shot at, and then comes Chori Chori Chupke Chupke, and you went public, and you were the only witness who did not turn hostile for the prosecution. You maintained your stand, and you said that you were getting extortion threats from the Mumbai underworld. And underworld के ये कनेक्शन सिर्फ पैसों तक लिमिटेड नहीं थे, ये एक बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप थी, कई बार लिटरली, क्योंकि कई बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस वर डेटिंग दीज माफियाज एंड गैंगस्टर्स, जैसे मोनिका बेदी विद अबू सलेम जो दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड थे। अबू सलेम की गर्लफ्रेंड थी जो जिसने बाद में उसके साथ शादी भी की, जिसका नाम था मोनिका बेदी। या ममता कुलकर्णी जिन्होंने एक ड्रग लॉर्ड विकी गोस्वामी से शादी की थी, एंड शायद इसीलिए क्योंकि पावर और मनी बहुत ही इंटॉक्सिकेटिंग होता है। बट जब ये डेंजरस लव स्टोरी सार बन गई तो आई रिवेंज। दिव्या भारती का 5th फ्लोर से सुसाइड इज अलेजेडली स्टिल लिंक्ड टू द अंडरवर्ल्ड। सिंगर जैसे अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और अभिजीत भट्टाचार्य ने भी एक्सटॉर्शन थ्रेट्स और परफॉर्म करने का प्रेशर फेस किया। और सोनू निगम को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली है, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। छोटा शकील के नाम से कोई उनको धमकी मिली है। सोचो तुम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और तुम्हारा पूरा करियर, तुम्हारा राइज एंड फॉल एक फोन कॉल पर डिपेंड करता है। ये कहानी खत्म हुई फाइनली अराउंड 1998 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने फिल्म इंडस्ट्री को ऑफिशियली एक इंडस्ट्री स्टेटस दिया, जिससे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फिल्मों की फाइनेंसिंग में एक रोल प्ले कर सकते थे। एंड अराउंड 1995 से 2003 के बीच में आफ्टर द 1993 मुंबई ब्लास्ट, मुंबई पुलिस भी अंडरवर्ल्ड के क्रैकडाउन में लगी हुई थी। But I believe Bombay police in the last year or maybe 2 years has almost exterminated 400 gangsters or alleged gangsters. कई एनकाउंटर्स हुए, अंडरवर्ल्ड का रीन इन द इंडस्ट्री वेंट ऑन फॉर सो मेनी इयर्स, एंड फाइनली जब मुंबई पुलिस के ये एनकाउंटर्स खत्म हुए तो बॉलीवुड के ऊपर अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल भी खत्म हुआ। बट प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के कनेक्शंस तो कट गए थे, पर बॉलीवुड का हुआ कॉर्पोरेटाइजेशन, व्हिच लेड टू द क्रिएशन ऑफ स्टूडियोज लाइक UTV, Eros, Viacom 18। फिल्म मेकिंग को बॉलीवुड को एक स्ट्रक्चर तो मिला, बट उसका रिजल्ट हम आज देख रहे हैं, जहां स्टूडियोज ने अपनी मोनोपोली बना ली है। स्टार किड्स एक्टर्स एक
इन्वेस्टमेंट बन गए हैं। हम ओरिजिनल मूवीज की जगह सीक्वल्स एंड पुरानी मूवीज के रीहैश्ड वर्जन ज्यादा देखते हैं क्योंकि कैपिटलिज्म ने इस इंडस्ट्री को खरीद लिया है। एंड प्रेशर और फियर की इंडस्ट्री में आपका कंट्रोल आपके काम पर नहीं किसी और के हाथ में है, वो अल्टीमेटली सेम रहा, बस ब्रांडिंग बदल गई। एंड ये सब सुन के लगता है कि अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री इतनी इवल जगह है तो यहां कोई आता ही क्यों है? एंड इसका एक सिंपल आंसर तो यह है कि डिस्पाइट एवरीथिंग, बॉलीवुड का फेम का, ग्लैमर का ये जो इल्यूजन है ना, ये बहुत ही सेडक्टिव होता है। फेम, प्यार, लाइट्स सब एक एस्पिरेशनल सपने जैसा फील होता है और यही होता है सबसे डेंजरस, क्योंकि अगर हम मान भी ले कि कोई बाहर से आया, कोई स्टार किड भी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बन गया, उसको फैंस प्यार करने लगे, तो उनकी लाइफ तो सॉर्टेड होगी ना? गलत। क्योंकि अब तुम इन चैलेंजेस को पार करके एक ऐसी स्पेस में घुस चुके हो जहां तुमको सामने वाला इंसान तो भगवान की तरह ट्रीट करता है, पर तुम हो एक रिप्लेसेबल कमोडिटी। और यहां शुरू होता है फेम और वैलिडेशन के बीच का एक अलग गेम। काफी सारी न्यूरोसाइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि कांस्टेंट एडमिरेशन डोपामिन और रिवॉर्ड सर्किट्स को एक्टिवेट करती है एंड ओवर टाइम वो मिमिक करने लगती है एक ड्रग लाइक डिपेंडेंसी को। ये सेलिब्रिटीज जो सक्सेसफुल हो गए हैं कई बार एडिक्टेड हो जाते हैं एंड उनके सामने आती हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो आम इंसान के होराइजन से इतनी दूर है कि उन्हें प्रॉब्लम समझते भी नहीं, पर उनके पीछे छुपा है एक बहुत कड़वा सच, जिसको मैं तुम्हें समझाऊंगा इस अगले सेक्शन की 3 स्टेजेस में। स्टेज 1, जब आप स्टार बनने वाले हो, जहां कास्टिंग काउच जैसे इश्यूज बहुत प्रेवलेंट होते हैं। स्टेज 2, जब आप बॉलीवुड में घुस चुके हो बट उनके सर्कल्स का पार्ट बनना चाहते हो, which gives rise to drug use, alcohol dependence, and finally स्टेज 3, जहां आपको अपने कमाए हुए स्टारडम को होल्ड करना पड़ता है, जहां हम बात करेंगे बॉलीवुड के प्लास्टिक सर्जरी कल्चर के बारे में। बॉलीवुड का सबसे पुराना और सबसे हश हश राज है कास्टिंग काउच। There were 3 times when I had to face the casting couch down south. I want to know every inch of your body. Producers told me you have to be friendly with your hero. He was the first person who tried taking advantage of me. एक ऐसा टर्म जिसे सुनते ही या तो लोग एक अनकंफर्टेबल सा स्माइल देते हैं या सीधे चुप हो जाते हैं। टेक्निकली इट मींस ऑफरिंग सेक्सुअल फेवर्स इन एक्सचेंज फॉर रोल्स और अपॉर्चुनिटीज इन द इंडस्ट्री। लेकिन सच में तो ये एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन का रूप है जहां पावर इंबैलेंस का पूरा फायदा उठाया जाता है। बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा, रवीना टंडन, आदित्य राव हैदरी और मलाइका शेरावत जैसे बड़े बड़े एक्टर्स ने भी स्टेट किया है कि अर्ली ऑन इन देयर करियर्स उनको ऐसे प्रोपोजिशंस आए हैं जिन्हें रिफ्यूज करने पर उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। Even though I was new and naive, I was able to say thank you and leave. It lost me work. और ऐसा मत समझना कि कास्टिंग काउच सिर्फ एक ऐसा इशू है जिसे लड़कियां फेस करती हैं। प्रियंका चोपड़ा ने भी हाईलाइट किया है कि मेन आल्सो गो थ्रू कास्टिंग काउच। ये सिस्टम तभी काम करता है जब एक इंसान के पास पावर हो और दूसरा वल्नरेबल। पर तुम सरप्राइज हो गई ये जान के कि कितनी बार बॉलीवुड ऐसी अपॉर्चुनिटीज अनफॉर्चुनेटली क्रिएट करता है। प्रेडेटरी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स उन लोगों को ही टारगेट करते हैं जो इंडस्ट्री में नए हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं। It could be a star, it could be a non-star, it could be anybody. But what I'm trying to say is when they start to use as a way to bait you into work and to make you submissive, right? They are inherently predators. They sniff out victims. They scan you and they know your personality and they know which one to use and which one not to use. इस डेस्परेशन को एक्सप्लॉइट किया जाता है पर कभी ओपनली नहीं। ऑफर्स वेग होते हैं। 2008 में तनुश्री दत्ता ने ओपनली नाना पाटेकर पे हरासमेंट का इल्जाम लगाया। उस वक्त सब लोग चुप हो गए। तनुश्री दत्ता को ब्रांड किया गया अटेंशन सीकिंग, उनका करियर सफर करा एंड प्रैक्टिकली उनको इंडस्ट्री से आउट कर दिया गया। डायरेक्टर साजिद खान पे मल्टीपल विमेन ने एलिगेशंस लगाए, डिस्क्राइबिंग हाउ ही आस्क्ड एक्ट्रेसेस टू स्ट्रिप ड्यूरिंग ऑडिशंस, lewd comments, या फिर विकास बहल, the director of Queen, which is ironically a feminist film, was accused by a female employee of sexually assaulting her during a work trip. सिंगर कैलाश खेन, कॉमेडियन उत्सव चक्रवर्ती, बहुत सारे नाम सामने आए, बहुत सारे एलिगेशंस लगे पर कन्विक्शन नहीं हुआ। और कास्टिंग काउच जैसी प्रॉब्लम सिर्फ बॉलीवुड तक लिमिटेड भी नहीं है, ये तो बॉलीवुड की टेंजेंट मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी शायद उतना ही प्रेवलेंटली देखा जाता है। तगेश जैसे बड़े क्रिएटर्स ने भी इन अर्ली डेज व्हेन ही वाज मॉडलिंग कास्टिंग काउच फेस किया। सुबह को करूं कास्टिंग काउच, रात को करूं सीएस की पढ़ाई। फुल पावर भाई क्रेजी भाई, कास्टिंग काउच तो बहुत क्रेजी है भाई। होता है
बहुत होता है भाई। एंड तुम भी मेरी तरह सोच रहे होगे कि लोग ऐसे विक्टिम्स के सपोर्ट में क्यों नहीं आते, क्या इसलिए कि वो अपने आप को बचाना चाहते हैं? पर ये साइलेंस कोई मजबूरी नहीं, एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। इंडस्ट्री अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए विक्टिम को विलन बना देती है। एंड अनफॉर्चुनेटली तुम और मैं भी इस गेम की साइलेंट प्लेयर्स है। या फिर जब एक्टर्स जैसे रेखा के बारे में बात पता चलती है कि उनको सेट पर उनके कंसेंट के बिना फोर्सफुली किस किया गया और डायरेक्टर बैठ के देखता रहा, एंड हम बस उसे पुराने जमाने की चीज बोलकर डिसमिस कर देते हैं। इसका एक कारण हो सकता है कि हमारा दिमाग इन सेलिब्रिटीज को एक गॉड लाइक फिगर बना देता है। जब हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी पर कोई दाग लगता है तो हम उन्हें प्रोटेक्ट करने में इमोशनली इतना इन्वेस्ट हो जाते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। एंड इवन इफ वी अज्यूम कि ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का प्रॉब्लम इंडस्ट्री के एक छोटे तबके को इफेक्ट करता है, अगर इससे सरवाइव करके भी कोई आगे बन भी जाता है तो स्टेज 2 में एक ऐसी प्रॉब्लम सामने आती है जिसको शायद एस्केप ना कर पाए। अगर किसी रेलेवेंट एक्टर की लाइफ तुम विजुअलाइज करो तो बियॉन्ड द ग्लैमर तुम्हें दिखेगा स्टारडम का प्रेशर, 18 घंटे के शूट डेज, ये सब मिलके एक कॉकटेल बना देते हैं एंजाइटी, बर्नआउट और एस्केपिज्म का। एंड इस सारे सिनेरियो में ड्रग्स एंड अल्कोहल बन जाते हैं एक एस्केपिज्म का टूल। ये सिर्फ बॉलीवुड के कूल पार्टी सीन्स का हिस्सा नहीं है, ये कोपिंग मैकेनिज्म है। संजय दत्त का ड्रग एडिक्शन ओपनली डॉक्यूमेंटेड है, जहां उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो हेरोइन और कोकीन के एडिक्ट हो गए थे ड्यूरिंग द 80s। What made you get into it? I think it was just to be in the scene, to be cool. Yeah, to be cool, to be in the scene, to be accepted. फरदीन खान को 2001 में कोकेन पोजेशन के केस में अरेस्ट किया गया था। मुंबई की एक कोर्ट ने एक्टर फरदीन खान को 10 साल पुराने कोकेन कंजम्पशन मामले में गिल्टी पाया है। यो-यो हनी सिंह disappeared from the music industry for years, later revealing कि he was battling bipolar disorder and alcohol abuse. केस बड़ा खराब हो गया मेरा। वर्ल्ड के 7 डॉक्टर्स लगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और कई डॉक्टर्स तो कह गए ये तो केस बहुत खत्म है, ये तो ठीक नहीं होगा, इसके बाद दवाइयाँ देते रहो, सुलाते रहो, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये सब वाइडली नोन फैक्ट्स हैं। तुम्हें तो ये भी याद होगा कि कैसे करण जौहर की पार्टी में कई सारे बॉलीवुड स्टार्स की एक वीडियो सामने आई जहां लोगों ने बोला कि ये तो सब नशे में है। एंड वो लोग जो अल्कोहल और ड्रग्स कंज्यूम नहीं करते वो सोचते होंगे कि कितना ही मुश्किल होता होगा इस चीज को मना करना अगर आप अंदर से ये नहीं करना चाहते हो। बट हम इसके पीछे के एक सोशियोलॉजिकल और कल्चरल रीजन को भूल जाते हैं कि जब आप इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हो या सक्सेसफुल इनर सर्कल्स में अपने आप को घुसाना चाहते हो तो हो सकता है कि आपके पास चॉइस ही ना हो इन सबको मना करने की, क्योंकि अपेरेंटली सारे काम के ऑफर, सारी बड़ी डील्स ऐसी ही पार्टीज में होती हैं। और जो लोग इन चीजों को ना बोल देते हैं उन्हें इंडस्ट्री का पार्ट बनाया ही नहीं जाता। 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ ने सिर्फ एक टैलेंटेड एक्टर को इस दुनिया से नहीं लिया, उसने बॉलीवुड के कुछ ऐसे कॉर्नर्स को एक्सपोज कर दिया जहां एनसीबी ने ड्रग नेक्सस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। दीपिका पादुकोण के व्हाट्सएप चैट सामने आए जहां माल क्या है टाइप के मैसेजेस थे। Deepika Padukone tomorrow will be questioned, but her troubles possibly could mount as the NCB has access to drug chats. Sources in the NCB revealed that Deepika was admin of a WhatsApp group related to the drug chat. श्रद्धा कपूर और सारा अली खान भी क्वेश्चनिंग में आए। Shraddha Kapoor, she was questioned by the NCB for 6 hours. As far as Sara Ali Khan is concerned, she was questioned for nearly 5 hours by the NCB. ये कोई फ्रिंज साइडलाइन वाली स्टोरी नहीं है, ये टॉप ए लिस्टर्स है। पर इसी केस ने इस लाइमलाइट को तो दिखाया कि हाँ बॉलीवुड में ये कल्चर शायद एग्जिस्ट करता है, पर इसी केस ने ऑडियंस की हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज किया, क्योंकि जब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी सामने नहीं आया। CBI files a closure report on the Sushant Singh Rajput case. 5 years on, CBI has ended the Sushant Singh Rajput death mystery. There's no proof of foul play in the Sushant Singh Rajput death. तो भी मीडिया ट्रायल से रिया चक्रवर्ती और इंडस्ट्री को लोगों ने और मीडिया ने अपने दिमाग में रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया था और अभी भी ठहराते हैं। एक और एंगल जो कोई नहीं सोचता वो ये कि हाई फंक्शनिंग सेलिब्रिटीज में ये एडिक्शन, डिपेंडेंसी ऑन ड्रग्स, ऑफन मेथड एक्टिंग और क्रिएटिव एनरिचमेंट के टेम्परामेंट के गाइज में छुप जाता है, बट असल में तो ये एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस होता है, स्पेशली तब जब आपका एंटायर आइडेंटिटी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंडेंट हो। तो आपको ना चाहते हुए भी हर वक्त परफॉर्म करते रहना पड़ता है, इवन ऑफ कैमरा। एक 2023 की स्टडी ऑन सेलिब्रिटीज एंड एडिक्शन हाईलाइटेड कि कैसे फेम रिवायर करता है ब्रेन की डोपामिन सर्किटरी को। कांस्टेंट प्रेज, अपलॉज एंड स्पॉटलाइट क्रिएट करती है एक ऐसा हाई, एंड जब वो हाई आपकी लाइफ से गायब होता है तो ड्रग्स उसी हाई को सस्टेन करने में आपकी हेल्प करते हैं, तब जब आपको रियल लाइफ थोड़ी डल लगने लगे। एंड ये तो फिर भी एक इंटरनल सोशल कल्चर वाली चीज थी जिसको शायद आप मन करके मना भी कर दोगे, पर क्या करोगे जब बॉलीवुड का ऑब्सेशन विद फिजिकल ब्यूटी एंड परफेक्शन आपके उस स्टारडम को खत्म करने की नौबत ला दे, क्योंकि बॉलीवुड में ऑब्सेशन है परफेक्शनिज्म के लिए। इसका प्रूफ ये है कि जब यही एक्टर्स जो अपनी मूवीज में, एड्स में, टीवी पर अलग तरह से दिखते हैं, रियल लाइफ में
अपनी रियल बॉडीज लेकर आते हैं तो उनको यूजुअली ट्रोल किया जाता है। एंड इसीलिए जो बॉलीवुड में प्लास्टिक सर्जरी का क्रेज हम देखते हैं, इट इज नॉट जस्ट अ चॉइस, इट्स अ नेसेसिटी। एंड अगर फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं तो अपनी बॉडी को सस्टेन करने के लिए आर्टिफिशियल एनहांसमेंट। एंड लेट मी टेक यू अ लेयर डीपर इन दिस हिपोक्रेसी। इन द अर्ली 2000s प्रियंका चोपड़ा को करानी पड़ी एक नोज सर्जरी। ये नोज सर्जरी कोई कॉस्मेटिक नीड नहीं थी, एक मेडिकल रिक्वायरमेंट थी, पर सर्जरी बॉच हो गई। उनका फेस स्वेल अप हो गया, उनके करियर पर ब्रेक लग गया, वो डिप्रेशन में चली गई। बहुत सालों बाद शी ओपनड अप इन हर मेमोir Unfinished, sharing how she underwent multiple corrective surgeries. It was a dark phase. I had been signed for all these big movies and this thing happens, my face looks completely different and I went into a deep depression. Ridicule face करना पड़ा and had to rebuild her confidence brick by brick. अनुष्का शर्मा, कोइना मित्रा, जानवी कपूर, कृति सेनन, even राजकुमार राव underwent visible physical changes. But उनमें से बहुत कम ने openly accept किया है कि उन्होंने कुछ काम कराया। I mean, I personally don't really think it's such a big deal. I feel like people think it's the biggest insult when they say, "Oh, you like had work done, you're this, you're that," but I don't see the problem. एंड तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ ये तो स्टार्स की प्रॉब्लम है, बट ये तुम्हें भी अफेक्ट करती है, क्योंकि इससे बनता है एक नेवर एंडिंग साइकिल जो स्टार्ट होता है विद एक्टर्स जो ये सब सर्जरीज या फिर पिक्चर परफेक्ट एडिटिंग करके ऑडियंसेस के लिए एक अनरीचेबल स्टैंडर्ड बना देते हैं, क्योंकि उन एक्टर्स का काम चलता है जब तक वो स्क्रीन पर यंग, अप्रोचेबल, अट्रैक्टिव दिखते हैं। एंड इसको चेज करने में उनके इंटरनल इश्यूज तो चल रहे हैं, बट फॉर देयर ऑडियंस विच इज यू, ये तुम्हारे अंदर एक लो सेल्फ वर्थ को बढ़ाता है और तुम्हारी सेल्फ एस्टीम को स्पेशली यंगर ऑडियंस में कम करता है। बट ये मत सोचना कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऑडियंस भी उनसे परफेक्शन डिमांड करती है। जैसे मलाइका अरोड़ा के स्ट्रेच मार्क्स दिखाने पर, जो बाय द वे एक बहुत ही नॉर्मल चीज है, ब्रूटल ट्रोलिंग फेस करनी पड़ती है। कोई एक्ट्रेस अगर बिना मेकअप के कोई स्टोरी डाल दे तो उन्हें ट्रोल किया जाता है, पर अगर कोई अपनी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करके ट्रांसफॉर्म कर भी देता है तो भी ऑडियंस उन्हें ट्रोल करती है कि तुम तो फेक हो। इट इज अ लूज लूज साइकिल फॉर एवरीवन एंड येट नोबडी कैन एस्केप इट, क्योंकि ये इंडस्ट्री किसी की सिर्फ एक्टिंग का नहीं, उसकी अपीयरेंस का भी टेस्ट लेती है। इसका बहुत ही विजिबल और एविडेंट और कई मायनों में फनी एग्जांपल है जब परिणीति चोपड़ा लॉस्ट वेट तो इमीडिएटली उन्हें स्टाइल आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया था, व्हिच एज अब्सर्ड एज इट साउंड स्टिल प्रूव्स कि ये इंडस्ट्री कितनी लुक्स, फिगर, परफेक्शन को अननेचुरली वैल्यू करती है। एंड इसी तरह जब अपीयरेंस रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो सोचो उन नैरेटिव्स का क्या होगा जो ये इंडस्ट्री हमें फीड करती है ताकि हम इन्हें देखते रहे। मतलब अगर सेलिब्रिटीज का फेस तक मैन्युफैक्चर, तो एट व्हाट पॉइंट डू वी बिगिन टू क्वेश्चन कि उनके इंस्टाग्राम कैप्शन, उनके स्टोरीज, उनके इंटरव्यूज, उनके स्कैंडल्स ये कितने असली हैं। एंड यहीं पे आता है बॉलीवुड का पीआर कल्चर, जिनके हाथ में होता है इन सारे नैरेटिव्स का रिमोट कंट्रोल। एंड हो सकता है तुम्हें लगता हो कि पीआर तो थोड़े इंटरव्यूज करवाना, एयरपोर्ट पे पैप्स को बुलाना होता है, बट ये पीआर असल में कैसे काम करती है इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। What if I tell you कि एक्टर्स का सोशल मीडिया से लेकर टैबलोइड्स तक जो भी नैरेटिव आपको दिखाई देता है वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वो एक केयरफुली क्राफ्टेड पीआर स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। एंड इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे रणबीर कपूर जो 2011 में एक ऐसे एक्टर थे जो क्लेम करते थे आई एम अ बिग बीफ गाय, और ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के दौरान जब ये स्टेटमेंट रिसर्फेस करी तो उन्हें हेट मिला। Bajrang Dal workers there held a massive protest, as you can see in the visuals, against the B-Town couple. The couple was shown black flags as well. The Hindu outfits were agitating against a statement which was made by Ranbir Kapoor. This was way back in 2011, where he had claimed that he liked to eat beef. बट जब उन्हें पता चला कि उन्हें आगे जाके रामायण में रोल प्ले करना है, तो उस अनाउंसमेंट के सालों पहले उन्होंने आके पब्लिकली क्लेम करा कि अब उन्होंने बीफ और अल्कोहल कंप्लीटली छोड़ दिया है। I have quit smoking, drinking. I have become vegetarian. I'm doing a lot of yoga, meditation. या फिर एक और रिसेंट एग्जांपल, इंडियन क्रिकेट कैप्टन रोहित शर्मा ने जब 2024 में बैकलैश फेस किया अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से, तो लोगों को दिखा एक बहुत ही फेल्ड अटेम्प्ट एट जनरेटिंग पीआर। लोगों ने एलिगेशंस लगाए कि उनकी वाइफ जो एक पीआर फर्म चलाती हैं डिड एवरीथिंग इन हर पावर टू टर्न द ऑडियंस नैरेटिव अराउंड एंड बैक इन फेवर ऑफ रोहित शर्मा। इसलिए विद्या बालन जिन्होंने कभी भी क्रिकेट रिलेटेड कोई पोस्ट नहीं किया था, सडनली ट्वीट्स अबाउट रोहित शर्मा। एंड नॉट जस्ट हर, इवन फरहान अख्तर पोस्ट अ पिक्चर इन सपोर्ट ऑफ रोहित शर्मा। एंड उसके बाद जो उनका मजाक बना वो अलग। और ये सब तो वो इंस्टेंसेस हैं जिनको ऑडियंस ने बहुत क्रिएटिवली पकड़ लिया फेक पीआर के नाम पर। आमिर खान का एग्जांपल ले लो, एन एक्टर हु इज नोन टू बॉयकॉट अवार्ड शोज, नॉट अटेंड एनी अवार्ड फंक्शन, अपनी
मूवी सितारे जमीन के रिलीज से पहले हर पॉडकास्ट पर दिखने लगे, जहां वो सिमिलर बातें करने से थक ही नहीं रहते। पर ये सिर्फ एक्टर्स पर नहीं रुकता, इसके और डीपर लेवल्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दिखने वाले फैन पेजेस, फैन अकाउंट, जो तुम्हें इनकी हर एक रील, हर एक पोस्ट, हर एक एंगेजमेंट पर दिख जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है कि ये रियल लोग हैं। मेजॉरिटी ऑफ दीज अकाउंट्स आर पावर्ड बाय दीज पीआर एजेंसीज एंड रन बाय देम, ताकि इनके क्लाइंट्स के लिए एक फेवरेबल नैरेटिव बनाया जा सके। ये पीआर इतना ओपन एंड वाइडली यूज्ड है कि इवन शोज लाइक कॉफी विद करण, जहां पे ये एक्टर्स आके ओपनली बात करते हैं, उसको भी अपने शोज में कुशा कापिला और औरी जैसे इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट करा जाता है, ताकि वो अपना पीआर नैरेटिव सेट करके एक यंगर ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। एक और रिसेंट एग्जांपल जो इस पीआर टैक्टिक का देखने को मिला वो है सैयारा, जिसमें दो न्यू फेसेस को एक साथ पेयर किया गया। उनके डेटिंग का बज, केमिस्ट्री के ऊपर रील्स और इंस्टाग्राम में मूवी के नैरेटिव इतना ज्यादा पुश किया गया कि वो मूवी सक्सेसफुल हुई। एंड क्योंकि वो मूवी सक्सेसफुल हुई, लोगों को पसंद आई, इसीलिए पीआर टीम भी कोई बात नहीं कर रहा है। हाँ, लोग सैयारा के फैंस को जो थिएटर में ड्रामे कर रहे हैं गालियां जरूर दे रहे हैं, बट इसका अगर तुम्हें फ्लिप अनसक्सेसफुल साइड देखना है तो हमें लव याप्पा का एग्जांपल लेना पड़ेगा। इस मूवी के टाइम पर भी दो नए एक्टर्स को पेयर किया गया। इस मूवी के टाइम पर बहुत पीआर हुआ, ना जाने कितने कॉलेजेस में, शोज में एक्टर्स गए टू प्रमोट देयर फिल्म, बट क्योंकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल नहीं हुई तो लोगों को ये पीआर टैक्टिक्स बहुत बुरे लगने लगे। एंड तुम्हारे लिए ये बात, इस पीआर कल्चर को समझने के लिए बहुत जरूरी इसलिए है कि इन एक्टर्स के लिए छोटी से छोटी चीज जो ये करते हैं, फिर चाहे वो रणबीर कपूर का अपने घर में एक छोटी सी वेडिंग सेरेमनी करना, इज एज मच पीआर एज कपिल शर्मा थ्रोइंग 2-3 रिसेप्शन अपनी शादी के बाद। सिमिलरली शाहरुख खान का मेट गाला पर वो लुक पहन के जाना इज एज मच पीआर एज एसआरके टॉकिंग अबाउट हिम बीइंग ब्लेम्ड जब देश में कुछ हो जाता है। Whole what I call nonsense that is happening around me. Once again, it seems like deja vu. क्योंकि एक्टर्स के लिए पब्लिक नैरेटिव इज एवरीथिंग, क्योंकि उनका करियर ही उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए जब कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 से निकाल दिया गया, इट बिकेम अ ह्यूज न्यूज एंड आल्सो केम एज अ बिग ब्लो ऑन हिज करियर, क्योंकि उसी वजह से अपने करियर के अगले कुछ सालों में जब वो अपनी रेलेवेंस को वापस बना रहे थे, उन्हें साथ साथ करण जौहर की हर जगह तारीफ करनी पड़ी, क्योंकि जो एक्टर्स ये पीआर का गेम नहीं खेलते वो इंडस्ट्री में नहीं टिक पाते। जैसे जब अभय देओल डिड नॉट प्ले द पीआर गेम, जबकि वो एक सेंसेशनल एक्टर है। ये कल्चर तो बहुत देर से चला आ रहा है। इट्स जस्ट natural that it would become what it is today because that's the culture we have supported. It's also what makes you famous. It's also what gets you the brands. So you can't blame the actors when the public itself is consuming it. इसीलिए ही आमिर खान और सलमान खान जैसे बड़े बड़े एक्टर्स को भी इंडस्ट्री में बड़े रहने के लिए ये पीआर गेम्स खेलने पड़ते हैं। लेकिन ये पीआर सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकता, इसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है अपने क्लाइंट्स की इमेज को मेंटेन और व्हाइट वॉश करना। सबको पता है सलमान खान अपने सुपरस्टारडम में कई स्कैंडल्स का पार्ट बने हैं और वायलेंट बिहेवियर के एलिगेशंस भी, लेकिन ये उनके कुछ एक्शंस और पीआर से उन एक्शंस के एम्प्लीकेशंस ही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कमा लिया है एक टैग ऑफ बीइंग अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट एंड इंडस्ट्री का भाई। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, उनका इलाज करते हैं, उन्हें रहने के लिए मकान देते हैं, घर देते हैं। That's why I am a biggest fan of you, sir. सलमान खान की पीआर में एक इंटरेस्टिंग नोट है ये कि हमेशा उनकी एक वल्नरेबल साइड दिखाई जाती है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, एकेडमिक क्रिटिक्स तक ने पॉइंट आउट किया है कि कैसे परसेप्शंस बहुत स्किलफुली मैनेज किए जाते हैं। इफ यू शो अ वल्नरेबल साइड ऑफ द मूडी ऑफ एन एंग्री हीरो, द ऑडियंस सकम्स इजीली एंड इज वन ओवर। संजय दत्त की लाइफ भी ड्रग्स, आर्म्स, पोजेशन, जेल ये सबसे मार्क होता है, बट उनको भी मिला कन्विक्शन के बावजूद एक पावरफुल पीआर रिडेम्पशन आर्क, जिसका सबसे क्लियर एग्जांपल हमने देखा 2018 में आई मूवी संजू में, जैसे कई क्रिटिक्स ने ऑर्केस्ट्रेटेड पीआर मेकओवर बोला और सही भी। अमीषा पटेल, स्वरा भास्कर और अभय देओल जैसे एक्टर्स ने बहुत ओपनली इस पीआर कल्चर को एक्सपोज किया है। अभय देओल ने बताया कि कैसे ZNMD के दौरान उन्हें और फरहान अख्तर को सपोर्टिंग एक्टर जैसे साइडलाइन कर दिया गया था, व्हेन इन रियलिटी बोथ ऑफ देम प्लेड लीड्स। उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि बॉलीवुड एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पेस है जहां लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं, व्हिच लीड्स टू पीआर फ्यूल्ड लॉबिंग, जो एक इंसान की मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालती है। बट लेट्स थिंक फॉर अ सेकंड, व्हाट डज दिस मीन फॉर द एक्टर जो सबके बीच में सिर्फ सर्वाइव और थ्राइव करना चाहता है एज अ पर्सन। पीआर टीम समझती है कि उन एक्टर्स का हर एक मोमेंट छोटे से बड़ा मोनेटाइजेबल है, बट फॉर द एक्टर उनकी लाइफ उनकी खुद की नहीं रह जाती। आप कहां खा रहे हो, किससे मिल रहे हो, आपकी शादी किससे हुई, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द पब्लिक। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। जब सेलिब्रिटी सिर्फ स्क्रीन पर नहीं रियल लाइफ में भी कैरेक्टर बन जाता है, तब शुरू होता है असली क्राइसिस। पीआर ने उनका फेस बेचा, ब्रांड डील्स ने उनके लाइफस्टाइल को बेचा, और उस इंसान ने, इन एक्टर्स ने इस ग्लैमरस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए अपनी आइडेंटिटी को बेच दिया।
एक टाइम रहा होगा जब एक्टर स्क्रीन पर कैरेक्टर्स बने होंगे और पैकअप के बाद वापस इंसान। पर अब सिचुएशन उल्टा हो गया, क्योंकि अब रियल लाइफ में भी उन्हें अपना स्क्रीन का पर्सोना मेंटेन करना पड़ता है। एंड ये शेड सबसे ज्यादा दिखता है बॉलीवुड के फिल्म कल्चर। जैसे गोविंदा ने 1990 में 9 से 10 फिल्में की, लेकिन आज के टाइम में कोई एक एक्टर मुश्किल से साल में 2 फिल्में करता है, अनलेस आप अक्षय कुमार हो और आप हमेशा से 4-5 फिल्में साल की करते आ रहे हो। एंड इसीलिए दे हैव टू कंटिन्यू प्लेइंग द कैरेक्टर्स नॉट ऑन द स्क्रीन बट द कैरेक्टर्स दैट दे हैव एस्टैब्लिश्ड फॉर देमसेल्व्स इन रियल लाइफ। एंड तुम्हें लगता होगा ये लाइफ तो इन्होंने चूज करी है, इसमें तो इन्हें मजा आना चाहिए, बट ये एक साइलेंट साइकोलॉजिकल क्राइसिस है, क्योंकि बॉलीवुड में अब कोई सिर्फ एक्टर नहीं है, सब एक ब्रांड बन चुके हैं। और एक ब्रांड बनने की कीमत होती है अपने असली सेल्फ को खोना। सोचो बॉलीवुड में सक्सेस का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी। एक ऐसा पर्सोना जो हमेशा परफेक्ट लगे, सोशल मीडिया पे, इंटरव्यूज में, इवन आपके ब्रेकडाउन्स में। टेक आलिया भट्ट फॉर एग्जांपल, उनका अपीयरेंस इतना केयरफुली क्यूरेटेड होता है, चाहे वो शादी हो या प्रेगनेंसी, सब कुछ एक एस्थेटिक ब्रांड के फॉर्मेट में होता है। अनफिल्टर्ड कुछ भी नहीं है। यही प्रॉब्लम है, जैसे जैसे ब्रांड बनता है वो इंसान छुपने लगता है। इन एक्टर्स के पास एज अ ब्रांड कोई प्राइवेसी नहीं है, इनकी हर एक चीज मोनेटाइजेबल है। एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत स्केरी हैं। सबसे पहला कि ये एक्टर्स सेल्फ रिफ्लेक्शन बंद कर देते हैं एंड इनकी आइडेंटिटी की ओनरशिप इनके पास से हटकर पब्लिक के पास चली जाती है। इसको सलमान खान के एग्जांपल से समझते हैं। सलमान खान की भाई वाली इमेज कई सालों चलती आ रही है, तो जैसे ही इन 2015 ही ट्राइड टू डू समथिंग डिफरेंट विद हिज मूवी ट्यूबलाइट, ऑडियंस ने उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया एंड उनको वापस आना पड़ा इन रोल्स लाइक सिकंदर, राधे, दबंग, जो उनके उस भाई वाली इमेज को बेटर केटर करता है। या फिर तुम इमरान हाशमी का एग्जांपल ले लो, उन्होंने एक रोमांटिक हीरो की ऐसी इमेज बनाई थी ओवर द ईयर। जो भी फिल्म करें रोमांटिक एंगल होगा ही होगा। well, ये एक्चुअली अगर नहीं होता तो शायद मैं फिल्म करता नहीं। कि जब वो एक विलेनस या एक्शन रोल में वापस आए तो ऑडियंस ने अच्छे से रिएक्ट नहीं किया, उनकी अच्छी मूवीज भी फ्लॉप हो गई। ऐसे ही टाइगर श्रॉफ बिफोर द पैंडेमिक वाज अ वेरी बैंकेबल एक्शन स्टार, बट पैंडेमिक के बाद इतने सालों से इंडस्ट्री में होने के बावजूद वो उस एक्शन स्टार की इमेज को कभी निकाल ही नहीं पाए। आज भी लोग उन्हें सिर्फ उनके स्टंट्स और उनकी बॉडी के लिए जानते हैं। करण अग्रवाल, टाइगर इज जस्ट अ बॉडी बिल्डर, नॉट अ गुड एक्टर। एंड यही होता है जब आपकी आइडेंटिटी का कंट्रोल आपके हाथ से हटके पब्लिक के हाथ में चला जाए। अगर तुम इवॉल्व करते हो तो तुम्हें फेक बोला जाएगा, अगर तुम सेम रहते हो तो तुम्हें बोरिंग बोला जाएगा। एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि हमारे सेलिब्रिटीज असली इंसान हो। हम तो चाहते हैं कि वो बस हमेशा अपने स्क्रीन के कैरेक्टर्स की तरह परफेक्ट रहे। वो सेलिब्रिटीज और हम एज पीपल जो इन सेलिब्रिटीज को वर्शिप करते हैं आर ट्रैप्ड इन द प्रॉब्लम दैट वी बिल्ट आवरसेल्व्स। एंड इस वीडियो में हमने नेपोटिज्म से लेके ब्यूटी, परफेक्शन के स्टैंडर्ड्स, पीआर गेम्स, आइडेंटिटी के लॉस की बात की, कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव से जो तुम्हें आम जिंदगी में सुनने को नहीं मिलते हैं। एंड इसीलिए ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या इस सारी प्रॉब्लम में फॉल्ट सिर्फ बॉलीवुड एज एन इंडस्ट्री का है या हम सब का भी? हम बॉलीवुड से रियल होने की डिमांड तो करते हैं, बट जब वो रियल होते हैं तो उन्हें ट्रोल भी हम ही करते हैं। जब परिणीति चोपड़ा और भूमि पेडनेकर वेट गेन या लूज करती हैं, कमेंट्स आते हैं कि वो फेक बन गई है। जब कोई एक्ट्रेस का फेस चेंज लगता है तो हम कहते हैं कि ये कौन है, और जब कोई सेम रहता है तो हम कहते हैं कि ये इवॉल्व क्यों नहीं कर रहे। तो आखिर ये सेलिब्रिटीज जिनसे हम इतना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ये करे तो क्या करें? एंड आखिर में इन सारे सवालों का सिर्फ एक सिंपल सा जवाब है जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदलने के लिए काफी होना चाहिए कि असल में तो ये बॉलीवुड के स्टार्स, डेमी गॉड्स, भगवान जिन्हें हम बनाकर रखते हैं वो भी मेरी तुम्हारी तरह इंसान है। पर क्योंकि हम इन स्टार्स को सिर्फ तब तक प्यार करते हैं जब तक वो परफेक्ट है, जब तक वो हमें एंटरटेन करते हैं, जैसे ही हमें उनका एक ह्यूमन साइड नजर आता है हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक ब्लैक मिरर टाइप की रियलिटी है जिसमें बॉलीवुड फंक्शन करता है, जहां एक इंसान को सिर्फ एक एक्टर, सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक पूरा अवतार बनना पड़ता है जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी एस्पिरेशन, उनकी ड्रीम्स को ब्लेम तो करा जाएगा, पर उसमें एक बड़ा एस्पेक्ट हमारी ऑब्सेशन इन स्टार्स के साथ का भी है। एंड आई ऑल्सो वांट टू क्लियरली पॉइंट आउट कि ये पैटर्न मेरे तुम्हारे टाइम से, हमारे पैदा होने से पहले चला आ रहा है और आगे चलता रहेगा, इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि अब स्टारडम के बारे में तुम्हें एक ऐसा एंगल पता है जिसके बारे में शायद तुमने पहले नहीं सोचा होगा। एंड शायद इस पॉइंट तक आने के बाद तुम इन स्टार्स को भगवान नहीं समझोगे, इनसे वो अनरियल एक्सपेक्टेशन जो ये तुम्हारे दिमाग में फीड कर रहे हैं वो नहीं रखोगे और इनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आने दोगे। यही पर्पस था इस वीडियो को बनाने का और अगर तुम्हें लगता है ये फुलफिल हुआ है तो नीचे कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पॉप कल्चर, बॉलीवुड के बारे में ऐसी डीप डाइव तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि ये वीडियो तुम्हें इतनी ही पसंद आई, इसे चेकआउट करो, यहाँ पर पूरी एक प्लेलिस्ट है, इन सबको देखो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।